हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का चैप्टर 3। तो इस चैप्टर में हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भारत में डेवलपमेंट हुआ है ना, जो शुरू में आजादी के बाद में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही। लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा लीडर्स जो थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड किया। जो चैलेंजेस थे ना नेशन बिल्डिंग का, पहले तो अपने देश में डेमोक्रेसी लेकर के चलना है ना, नेशन बनाकर सारे स्टेट्स को यूनाइट करके लेकर के चलना, तो ये भी चैलेंज था। कई सारे स्टेट्स क्रिएट किए गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, है ना, और डेमोक्रेसी लेकर के चले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम देखेंगे थर्ड चैलेंज, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड था, जिसमें सभी लोगों की भलाई हो, है ना। हमारे देश में अंग्रेज जो थे गरीबी में छोड़ के गए थे लोगों को, है ना, बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ गरीबी थी। हमारे देश में इलिटरेसी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, ठीक है, मशीनरीज का यूज बढ़ाना था, तो बहुत सारी चीजें करनी थी देश में, है ना। तो कैसे हमने प्लान्ड डेवलपमेंट लेकर के चले, ये देखेंगे। फर्स्ट 2 जो चैलेंजेस थे, हमारे लीडर्स ने डिफिकल्ट, जो डिफरेंट, एकदम अलग और डिफिकल्ट पाथ चूज किया, है ना, कि डेमोक्रेसी लेकर के चले। जिस देश में लोग अभी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उस देश में जो वोटिंग का अधिकार दे दिया था उन लोगों को, है ना। और फिर उसके बाद में जो नेशन बिल्डिंग का और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना, ये भी एक चैलेंज ही था, क्योंकि हो सकता था कि लैंग्वेज के बेसिस पे लोग डिवाइड हो जाएँ, है ना? तो कई सारे डिफिकल्ट पाथ उन्होंने चूज़ किया, डिफिकल्ट रास्ता, है ना? फिर उसके बाद में जो है सक्सेस रही इसमें। और इस केस में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसमें जो है जो सक्सेस रही लिमिटेड रही, ठीक है? चैलेंजेस भी थे और टफ़र भी था, चीज़ें कैसे लेकर के चलना है ना, देश में डेवलपमेंट करना है। तो हम देखेंगे स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस जो कि इन्वॉल्व थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देश का डेवलपमेंट करना था, विकास करना था, है ना। तो क्या चॉइसेस रही, क्या डिबेट्स रही, लोग अलग अलग मॉडल सजेस्ट करते थे। कुछ लोग बोलते थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर के चलो, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी तो जॉब वगैरह क्रिएट होंगी, और फिर जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा, हर एक सेक्शन के पास में जो है बेनिफिट पहुंचेगा। कुछ लोग बोलते थे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लेकर के चलो, जैसे गांधी जी जो है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे। छोटे-छोटे उद्योग लेकर के चलो, इससे डेवलपमेंट होगा। विलेज लेवल पे जो है गवर्नेंस के राइट दो उनको, ठीक है? जो वो अपनी लोकल चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो कई सारी जो स्ट्रैटेजी कौन-सी हमारे लीडर्स ने अडॉप्ट की फर्स्ट 2 डिकेड्स में, तो ये भी देखेंगे, और क्यों अडॉप्ट की, है ना? तो मेन अचीवमेंट और लिमिटेशंस क्या-क्या थे स्ट्रैटेजी के, है ना? तो और डेवलपमेंट जो स्ट्रैटेजी थी, उसको बाद में छोड़ क्यों दिया? पहले ना 5 ईयर प्लान चला करते थे, ठीक है? फिर इनको छोड़ दिया गया, है ना? अब पहले जो है प्लानिंग कमीशन चलता था, ओके? जिसमें ना टॉप टू डाउन अप्रोच होता था। जो प्राइम मिनिस्टर कह देते थे, ओके, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के। जो कह देते थे वो ये स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होता था। इसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है, डेवलपमेंट कैसे करना है ना? तो नीति आयोग जो है इसमें बॉटम टू अप अप्रोच है, ओके। तो इसमें जो स्टेट्स के साथ में बैठ कर के उनसे बातचीत की जाती है, उनके प्लान्स लिए जाते हैं, और फिर जो है कोऑपरेटिव वे में आगे बढ़ा जाता है ना? तो ये प्लानिंग कमीशन जो है, इसके बारे में ही इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, किस तरीके से प्लानिंग लेकर के चली गई 5 ईयर प्लान्स में। ये जो स्टैम्प्स दिए गए हैं 1955 से 1968 के बीच में, ये देखो स्टैम्प्स दिए गए हैं। तो इसमें इंडिया के डेवलपमेंट की तस्वीर दिखाई है। ओके, तो विज़न दिख रहा है प्लान्ड डेवलपमेंट का, लेफ्ट टू राइट में देखें तो। दामोदर वैली, भाखरा डैम दिया हुआ है, चितरंजन लोकोमोटिव्स, ठीक है, ये देखो दामोदर वैली जो है और भाखरा डैम दिया हुआ है, ये लोकोमोटिव इंजन है ना, चितरंजन, ठीक है। तो और गुवाहाटी रिफाइनरी दी गई है, ओके, ट्रैक्टर, सिंदरी फर्टिलाइजर, भाखरा डैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन दी गई। व्हीट रेवोल्यूशन हुआ था जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था, जब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ग्रेन्स की कमी पड़ गई थी ना, तो फिर जो है प्रमोट किया गया किसानों को कि भई आप फसल उगाओ। इसी की वजह से चावल जो है बहुत ज़्यादा हरियाणा, पंजाब साइड जो है फसलें उसकी होती हैं, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ओके। तो ये भी प्रॉब्लम व्हीट जो था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये चैलेंज देखने को मिल रहा है, आज के टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा साइड हीराकुंड डैम बनाया गया उड़ीसा में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। तो ये देखो व्हीट रेवोल्यूशन का शो किया है ये हीराकुंड डैम, ओके, और जो ये एयरक्राफ्ट फैक्ट्री थी।
तो ये डेवलपमेंट का निशानी थी, क्योंकि देखो डैम भी बनाया जाता है तो इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। डैम बनेगा तो आस-पास के एरिया में पानी पहुँचेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगा, ओके, लोग घूमने भी आएँगे तो टूरिज़्म वगैरह भी कई सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। फार्मर्स को इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, है ना? अब पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट चैप्टर 3 शुरू करते हैं। ओके, अभी तो इंट्रोडक्शन ही देखा है। तो ग्लोबल डिमांड जो थी स्टील की बढ़ती जा रही थी। उड़ीसा से देखें तो उड़ीसा में अच्छा खासा रिजर्व था, है ना, आयरन ओर का। तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिख रहा था कि उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करें, आयरन ओर निकालें, है ना, स्टील बनाएँ। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी उनको होप था, कि आशा थी कि भई डिमांड बढ़ रही है आयरन ओर की, तो उससे जो है स्टेट को फ़ायदा होगा। तो इन्होंने एमओयू भी साइन किया, ठीक है? बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर, स्टील बनाने वाले थे ना जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी, जो हमारे देश में भी थे। तो गवर्नमेंट बिलीव करती थी कि ज़रूरी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब भी प्लांट वगैरह लगेंगे, स्टील मेकिंग वगैरह, है ना, निकाली जाएगी उड़ीसा से, तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा, है ना? पर यहाँ पर एक और चैलेंज था, जो आयरन ओर रिसोर्सेज़ थे ना, ये कहाँ पर मिलते थे? अंडर डेवलप्ड एरिया, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रोड वगैरह कच्ची है, वहाँ पर खूब सारे पेड़ वगैरह हैं, ठीक है? ज़्यादा कोई फैक्ट्री नहीं है, ओके? तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जो जंगलों के ऊपर जो पूरा निर्भर होते हैं, ठीक है? डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचते हैं वो लोग। तो ट्राइबल पीपल जो है वहाँ पर इनके रिसोर्सेज़ वग़ैरह पाए जाते थे, जहाँ पर ये लोग रहते थे ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को डर लग रहा था कि भई ये लोग इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह सेटअप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी देखो एक डैम भी बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे गाँव जो हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, उन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनका तो पूरा घर-बार सब कुछ छिन जाता है ना? बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, बहुत सारा जो एनवायरनमेंट का भी डिस्ट्रक्शन होता है, उनकी लाइफ चली जाएगी, है ना? उनका घर चला जाएगा, वो जो काम-काज करते थे, वो भी छूट जाएगा। एनवायरनमेंटलिस्ट भी चिंता में थे कि माइनिंग वगैरह होगी, इंडस्ट्री होगी, तो पॉल्यूट करेंगे ये लोग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंटलिस्ट अब सही तो बोल रहे हैं ना, माइनिंग होती है, कितना पॉल्यूशन होता है हमारे देश में, तो रेगुलेशंस भी इतने खराब हैं, ठीक है? नेता लोग भी सारे पैसे बस वो करप्शन करते हैं, पैसे-वैसे लेकर के सारे प्रोजेक्ट अप्रूव करवा देते हैं मिनिस्ट्री से। है ना? तो प्राइवेट वाले भी और गवर्नमेंट वाले भी दोनों ही एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एनवायरनमेंट का। देखें तो पूरी रिवर्स वगैरह, यमुना ही देख लो, सारी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो है यमुना में जाता है, इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है, यमुना रिवर जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो गवर्नमेंट को भी डर लग रहा था, कि उनको भी थोड़ा लग रहा था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप नहीं करेंगे, तो क्या ये मतलब कि क्या होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बाहर से, है ना? और डेवलपमेंट कैसे होगा देश का? तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की भी चिंता निकल के आ रही थी। कि कैसे लेकर के चलें चीज़ों को, है ना? तो बैलेंस्ड वे में चीज़ों को लेकर के चलना था। तो आपने देखा यहाँ पर कितने सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, कम्युनिटी का इंटरेस्ट, जो ट्राइबल पीपल थे, उनकी ज़िंदगी अफ़ेक्ट होगी। क्या होता है, प्रोजेक्ट तो ये लोग लगा देते हैं, डैम भी बना देते हैं, माइनिंग भी शुरू कर देते हैं, पर वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन होती है ना, उनके ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। ना उनको रिहैबिलिटेशन किया जाता है, ना उनको प्रॉपर जो मतलब उनके घर-बार सब छिन जाते हैं, उनकी ज़मीनें छिन जाती हैं, और फिर वो लोग गुहार लगा देते रहते हैं कि भई हमारी हेल्प करें गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट भी आ जाता है यहाँ पर। तो क्या आप कॉमन पॉइंट आप निकाल सकते हो हर चीज़ से, है ना? जिस पे एग्री कर सको। तो इश्यूज़ को सॉल्व कैसे किया जाए कि सारे के सारे लोगों के इंटरेस्ट सैटिस्फाइड हों? इतने प्रॉपर रेगुलेशन लेकर के चलो कि एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना? बैलेंस लेकर के चलो, डेवलपमेंट भी करो और एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, है ना? और जो है लोगों को रिहैबिलिटेट करो, अगर आप उनका जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो, है ना? और डेवलपमेंट भी लेकर के चलो, तो इन क्वेश्चंस को पूछना भी ज़रूरी है। तो उड़ीसा की अगर डेवलपमेंट किस तरीके का चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है ना? तो शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चैलेंज थे। उड़ीसा विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट, ठीक है? तो यहाँ पर स्टील का प्लांट लग रहा था, भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा की, तो यहाँ पर पीपल जो है डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, जो इनका एक स्टील प्लांट लगना था इंडिया जो उड़ीसा में, ठीक है? जगत सिंहपुर था डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ना लोग जो है कोरियन कंपनी के अगेंस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, क्योंकि ये लोग जो है प्लांट लगा रहे थे, है ना? डिमांड कर रहे थे कि कैंसल कर दे जो एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कंपनी के बीच में और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में। तो 100 से ज़्यादा जो मेन एंड वुमेन थे, ग्राम पंचायत जो धिंकिया थी, यहाँ की जो ग्राम पंचायत थी, इन्होंने कोशिश की वो ऑफिस में जाए, प्रीमाइसेस में जाए, और पुलिस ने प्रिवेंट किया इनको, ठीक है? तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग। आर्टिकल 19
कि फर्स्ट का बी जो है हमें प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, पीसफुल प्रोटेस्ट का, ठीक है? राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना? तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो स्लोगन्स लगा रहे थे, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी कंपनी जो है उनको अलाउ नहीं करो यहाँ पर प्लांट लगवाने को, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अफ़ेक्ट होगी, है ना? उनकी लाइफ़ जो है और उनकी लाइवलीहुड, उनका सारा का सारा जो भी डिपेंडेंट है जिसके ऊपर, वो सब कुछ अफ़ेक्ट होता है उससे, स्टील प्लांट से। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया था राष्ट्रीय युवा संगठन एंड द जो ये समिति थी, है ना? तो 23 जून 2006 की बात है ये। पॉलिटिकल कंटेस्टेंट्स जो जो है डिबेट सामने आ रही थी, क्वेश्चन आ रहा था सामने कि तो इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे थे एक्सपर्ट भी कि डिसीजन किस तरीके का लें जिसमें जो है सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखना ज़रूरी है और जो है एक सोशल ग्रुप का इंटरेस्ट ऊपर ना हो जाए और दूसरे का नुकसान ना हो जाए। फ्यूचर जनरेशन का सोचें या फिर प्रेज़ेंट जनरेशन का सोचें। अगर आप आज पेड़ बहुत सारे काटोगे और डेवलपमेंट करने पे निकल आओगे, तो सारे के सारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनका ऑक्सीजन भी आपने छीन लिया, है ना? जब एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो कितना डिस्ट्रक्शन होगा। ओके। तो ये चैलेंजेस सामने आते हैं। डेमोक्रेसी में देखें तो ये डिसीजंस जो है उसमें जो है अप्रूवल चाहिए होता है लोगों का, है ना? अगर डिसीजन ठीक नहीं होता तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एडवाइस ली जाए एक्सपर्ट से जो कि माइनिंग के एक्सपर्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट से ली जाए, है ना? और इकोनॉमिस्ट से ली जाए। तीनों से जो है पूरी प्रॉपर एडवाइसेज़ ली जाए, है ना? ताकि जो है सही डिसीजन ले पाएँ। ओके, फाइनल डिसीजन जो है पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। जो कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, है ना? जैसे कि एमपीज़ हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे जिनको हमारे द्वारा चुन के भेजा जाता है ना? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहीं पे जो वो लोग डिसीजन लेते हैं। वो बात अलग है कि ये लोग बहुत ही करप्ट होते हैं, ओके? इनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, फिर भी हमारे देश की जनता इनको वोट देकर के चुनती है ना? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री जो थी यहाँ पर कई बड़े-बड़े डिसीजंस लिए गए। ये जो डिसीजंस थे इंडिपेंडेंट नहीं थे एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए थे। ये सारे डिसीजंस जो थे टुगेदर बाउंड थे, ठीक है? शेयर्ड विज़न था कि हमको भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। हर कोई जो है एग्री किया था कि डेवलपमेंट जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ आप लेकर के चलो, देश की ग्रोथ होनी चाहिए। है ना? हर एक सेक्टर जब ग्रो करेगा तो देश की ग्रोथ होगी और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव हो सोसाइटी में या फिर इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँ, कुछ लोग ब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएँ, तो ये सिचुएशन भी नहीं देखनी चाहिए। ओके, अगर कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर बाँध वगैरह बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर लोगों को रिहैबिलिटेट भी करो आप, ओके। तो इन मैटर्स पे जो है सिर्फ़ जो मैटर है, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, वो बिज़नेसमैन पे आप नहीं छोड़ सकते। बिज़नेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या फिर फार्मर्स हो गए। फार्मर्स जो हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। अगर वो बिज़नेसमैन के ऊपर छोड़ देंगे ना, बिज़नेसमैन तो भई प्रॉफ़िट के पीछे भागते हैं। अगर प्रॉफ़िट नहीं होगा तो वो तो भाग जाएँगे कहीं से भी। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात करें तो, है ना? तो सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है। इतना बड़ा देश है ना? तो डिसएग्रीमेंट भी होते, ओके। तो गवर्नमेंट को कैसा रोल प्ले करना चाहिए, इसमें भी लोगों के ऊपर मतलब लोगों की अलग-अलग विचार थे, इसमें भी विवाद हो रहा था, ठीक है? कि हमें जो है जस्टिस को भी लेकर के चलना है ग्रोथ के साथ में, तो इसमें गवर्नमेंट का कैसे रोल प्ले किया जाए, ओके? क्या ज़रूरी है सेंट्रलाइज़्ड इंस्टीट्यूशन हो पूरे देश के लिए, है ना? जो कि प्लान करे पूरे देश के लिए, जो प्लानिंग कमीशन था ना, वो सेंट्रलाइज़्ड था। ये ऑर्डर देता था सारे जो अलग-अलग बॉडीज़ थी, स्टेट्स वगैरह, तो उनको फॉलो करना होता था। आज के टाइम पर डिसेंट्रलाइज़ेशन जो वाला सिस्टम देखने को मिलता है, नीति आयोग, ओके? तो ये चेंज कर दिया गया था 2014 में, 2015 में जो है नीति आयोग आ गया था, ओके? तो गवर्नमेंट को ही सब कुछ देखना चाहिए या फिर जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस सिर्फ़ गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। ओके, ये भी इश्यू आता है कि डिफेंस वाला हो गया या फिर जो है स्पेस सेक्टर हो गया या फिर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हो गए जैसे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, डिफेंस में स्टेट जो स्पेस में आप फिर भी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको अलाउ कर सकते हो। पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने अपने पीछे खींच लिए पैर इसलिए तो देखो एजुकेशन और हेल्थ देखो इसमें कितना ज़्यादा बिज़नेस बन गया है आज के टाइम पर, ओके। तो कितना इम्पोर्टेंस है मतलब जस्टिस या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किसको लेकर के चलें। हर एक जो क्वेश्चन है उसमें ना सामने आता है
तो डिबेट मतलब जो है ना कॉम्पिटिशन निकल के आता है हर एक क्वेश्चन के सामने। हर एक जो डिसीजन है उसमें ना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ओके, जो ज़्यादातर अगर इनका डिसीजंस गलत निकल गए तो फिर इनको झेलना पड़ेगा है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इनके ऊपर जो है अगर इनने इनका डैम वगैरह भी टूट गया इनका बनाया हुआ तो फिर दिक्कत तो जानी है ना? या फिर एनवायरनमेंट को इनने बर्बाद कर दिया। ओके, तो ये जो इश्यूज़ निकल के आते हैं पॉलिटिकल जजमेंट भी ज़रूरी हो पॉलिटिकल जजमेंट जो होता है ना इसमें ये इन्वॉल्व होता है और कंसल्टेशन भी ज़रूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और अप्रूवल होता है पब्लिक का। क्योंकि जनता के द्वारा तो आप चुने गए हो, अब जनता ही को परेशान नहीं कर सकते ना, इसलिए ज़रूरी होता है हमें स्टडी करना है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हम समझेंगे किस तरीके से हमारे देश में डेवलपमेंट लेकर के चला गया, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना उससे लिंक करके। ओके, तो आप बेसिकली इकोनॉमी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है कि डेवलपमेंट कैसे लेकर के चला जा रहा है ना? पर पॉलिटिक्स में भी तो जो है ना पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उससे लिंक करके हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखो ना लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आपने सुना होगा, ये पार्टी तो राइटिस्ट है, ये पार्टी तो लेफ्टिस्ट है ना? तो पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा कई सारी कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर ना डिफरेंस देखने को मिलता है। पार्टीज़ को ना रेफरेंस और ग्रुप्स को लिया जाता है कि ये पार्टी और ये जो है, ये ग्रुप तो भई राइट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये लेफ्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है ना? आइडियोलॉजी मतलब कि सेट ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ इनके ऐसे आइडियाज़ हैं, जैसे कुछ लोग गांधी जी के आइडियाज़ फॉलो करते हैं, है ना? तो उनको गांधीयन बोल देते हैं कि ये तो गांधीयन की आइडियोलॉजीज़ उनकी गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो दीज़ टर्म्स जो है ना ये कैरेक्टराइज़ करते हैं जो पोज़ीशन किसी ग्रुप की या फिर पार्टी की रिगार्डिंग सोशल चेंज एंड रोल ऑफ द स्टेट जो इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी बताई हुई है ना? तो जो लेफ्टिस्ट कहते हैं ना लेफ्ट उसको कहते हैं जो कि ना फेवर करते हैं स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी एंड प्रेफर करते हैं स्टेट का रेगुलेशन ओवर फ्री कंपटीशन। एक चीज होती है कि सारी की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ओके, पहली चीज़ आ गई कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ओके। सेकंड चीज़ आती है कि भई फ्री छोड़ दो, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होगा, मार्केट अपने हिसाब से देख लेगा। जिस चीज़ की डिमांड होगी वो आ जाएगी चीज़ मार्केट में, है ना? कंपनीज़ उस पे काम करने लगेंगी। तो फ्री कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट वाले क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ ओके, मतलब हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और स्टेट जो है उसी का कंट्रोल होना चाहिए, ओके। तो राइट वाले जो होते हैं ना वो कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। ये लोग जो है मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी अपने आप से प्रोग्रेस करेगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरवेन नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में, है ना? तो ये लोग जो है कैपिटलिस्ट वाले इनको बोल दिया जाता है कि कंपनीज़ को ज़्यादा पावर देने की कोशिश करते हैं, ये गवर्नमेंट जो है बहुत लिमिटेड लिमिटेड रोल प्ले करती है यहाँ पर। ओके, तो जो हमारे देश में ना ऐसा भी बोला जाता है कि बीजेपी जो है राइटिस्ट है, ओके, और कांग्रेस जो है लेफ्टिस्ट है। तो जो है 1960s तक अगर आप बात करें तो आप पार्टीज़ में ऐसे देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पर शुरू-शुरू में जो है कांग्रेस स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ देखा गया था, है ना? कि स्टेट जो गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल कर रही थी, ओके? शुरू-शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब जो है आपको लेफ्टिस्ट देखने को मिलेगी टेंडेंसी कांग्रेस की, ओके। तो ये टाइम के साथ-साथ बदल भी जाती है पार्टीज़ की आइडियोलॉजी, है ना? देश के डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना? कैसे लेकर के चलना है। अब देखो आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट कई सारे आइडियाज़ निकल के आए थे, तो इसमें भी कॉम्पिटिशन हो रहा था कि कई सारे आइडियाज़ थे डेवलपमेंट के, किस तरीके से लेकर के चलना है ना? तो एग्ज़ाम्पल लिया हमने उड़ीसा का, तो इसमें ना हर कोई चाहता है डेवलपमेंट हो, ओके, पर मतलब इनफ नहीं है इतना कहना कि सभी लोग डेवलपमेंट चाहते हो। डेवलपमेंट के लिए ना डिफरेंट मीनिंग होता है लोगों का डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट कुछ लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है जैसे कि अ, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है, जो कि प्लानिंग करते हैं, सेटअप करना उनका स्टील प्लांट, ओके। अर्बन कंज्यूमर के लिए स्टील बनाना, है ना? है ना? आदिवासीज़ के लिए अलग डेवलपमेंट होता है, ओके। तो जो उस रीजन में रह रहे हैं, तो ये डिस्कशन आ जाता है कि डेवलपमेंट के ऊपर कई सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आती है और डिबेट भी निकल के आता है, क्योंकि लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ही अलग-अलग होता है, क्योंकि लोगों के विचार ही अलग-अलग होते हैं, है ना? तो इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी, लोग एक-दूसरे से मतलब बहस भी होती थी कि कौन-सा जो है डेवलपमेंट लेकर के चलना है, कैसे डेवलपमेंट को लेकर के चलना है। कुछ लोग बोलते थे और आज के टाइम पर भी बोलते हैं कि वेस्ट का मॉडल फॉलो करो, जो यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ओके, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, है ना? तो इनका जो है मॉडल फॉलो करो, इनको वेस्ट की कंट्रीज़ बोला जाता है, रिच कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इनका स्टैंडर्ड लेकर के चलते डेवलपमेंट का कि इनका ये कंट्रीज़ कहलाती हैं डेवलप्ड, ओके। तो डेवलपमेंट जो है आज के टाइम पर ना मॉडर्न जो है
मॉडर्न मतलब कि जो चीज़ों को लेकर के चले, जो इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्रीज़ हैं वेस्ट, तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हुआ था, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप हुई थी, है ना? और ये लोग कर क्या करते थे, सामान बना-बना के हमारे देश में बेचा करते थे। तो हमारे देश को मार्केट की तरह, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, उसको एक मार्केट की तरह देखा जाता है। मतलब ये इतने सारे लोग हैं, मतलब ये लोग इतना सारा सामान खरीद सकते हैं, तो इनके लिए सामान बनाओ, बेचो और अपना फ़ायदा करो। ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती थी बहुत सारी। ओके, तो इनके मॉडर्न पे चलने को बोलते हैं, इनके मॉडल पे कि ये है डेवलपमेंट। ओके, ये कहलाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो है ना, इनके मॉडल पे चलना होगा। ठीक है, हर कंट्री को जो है ये प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन फॉलो करना होगा, जैसा कि वेस्ट में है, जिसमें तो पहले तो आपको ट्रेडिशनल एंड सोशल स्ट्रक्चर को खत्म करना होगा, तोड़ना होगा। ओके, और फिर कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म को बढ़ावा देना होगा। तो वेस्ट ना अपने फायदे के अकॉर्डिंगली देश को चलाना चाहते हैं, ये वाली कंट्रीज है ना। मतलब कि जो भी मॉडर्न, जो ट्रेडिशनल, जो भी आपके देश में चला आ रहा है, पुराने जो नॉर्म्स हैं, उन सबको तोड़ना होगा, वो जो पुराना स्ट्रक्चर है। और कैपिटलिज्म मतलब कि कंपनीज, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ओके, तो कैपिटलिज्म देखो, स्टेट का रोल कम होना। ओके, और जो है इन्हीं को राइटिस्ट भी कहते हैं, है ना? ये लोग क्या करते हैं, जो स्टेट का रोल कम होता है, मार्केट का रोल ज़्यादा होता है। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी आपको पढ़ाई थी ना, लिबर्टी को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि ठीक है, स्टेट का कम रोल होना चाहिए। मॉडर्नाइज़ेशन भी एसोसिएटेड है आइडिया ऑफ ग्रोथ से, मटीरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रैशनैलिटी, हर चीज़ साइंस के बेस्ड पे होना, है ना? हर चीज़ में लॉजिक, रैशनैलिटी ढूँढना। ओके, पैसा, मटेरियल प्रोग्रेस। ओके, इन चीज़ों पे फ़ोकस करना ज़्यादा। ओके, जो जैसे कि यूएस में देखो ना, आपको ज़्यादातर बिज़नेसमैन ही देखेंगे। हमारे देश में होती है इतनी गवर्नमेंट जॉब की इज़्ज़त। नहीं तो अगर यूएस की बात करें ना, वहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेसमैन ही देखने को मिलते हैं, बिज़नेस माइंडेड पर्सन होते। तो साइंस, रैशनैलिटी पे हर चीज़ बेस्ड होती है। तो इसी को एक बेसिस मानते हैं लोग डेवलपमेंट का। तो काइंड जो मतलब आइडिया ऑफ जो डेवलपमेंट है, हर एक जो कंट्री है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें बातचीत की गई, तो डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड, तो इनके बारे में भी खूब ज़्यादा बातचीत होने लगी। तो हर कंट्री को कंपेयर करके देखा जाने लगा, है ना? कि ये देखो, ये जो रिच कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कहलाती हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया जो है, यहाँ पर 2 मॉडल सामने आए थे। मतलब इंडिया के सामने ना 2 चीज़ें थी, आपको डेवलपमेंट कैसे लेकर के चलना है। एक तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल लेकर के चलो, यूएस और यूरोप का, ठीक है? जहाँ पर मार्केट का रोल ज़्यादा होता है, ओके? और गवर्नमेंट का रोल जो होता है, बहुत कम होता है, ओके? तो ये है यूएस और यूरोप का मॉडल, जो कि वेस्ट की बात करते हैं हम, है ना? एक था जो यूएसएसआर का मॉडल, जिसको सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं। तो यूएसएसआर के मॉडल में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ओके? तो यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। तो आपने ये जो है 2 आइडियोलॉजीज़ पढ़ी होंगी, ठीक है? जो कोल्ड वॉर बिटवीन 2 सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर चलती रही। 1945 में जब ही क्या हुआ था, 1939 से 45 तक वॉर चली, वर्ल्ड वॉर 2, है ना? तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब क्या हुआ था, फिर यूएस सॉरी, एलाइज़ और एक्सिस पावर के बीच में चली थी ना। जर्मनी जो है, हिटलर जो हार गया था, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। और फिर जो है यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, ये लोग सब जीत गए थे। ओके, और उसी के बाद हमारे देश में आज़ादी भी मिली थी। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था यूरोप का। अब 2 सुपर पावर निकल के आई थी। मतलब अब वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री उस टाइम पर 1945 पर यूएस था और यूएसएसआर था। अब इनकी ना आइडियोलॉजी अलग थी। यूएस ना फॉलो करता था मार्केट मॉडल, है ना? कैपिटलिज्म, यहाँ पर सब कुछ फ्री चलता था, स्टेट कम चीज़ें कंट्रोल करता था। यूएसएसआर था, यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता था। यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल चला करता था। ओके। तो इनका आइडियोलॉजी का डिफरेंस था। अब ना इन दोनों में कोल्ड वॉर चलने लगी, मतलब सामने से नहीं लड़ रहे हैं, पर हाँ, इनने खूब सारे हथियार बना लिए, तो इनने भी बना लिए। इनके पास एटॉमिक बम आ गया था यूएस के पास में, तो यूएसएसआर ने भी बना लिया था। है ना? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम है ना, यूएस और यूएसएसआर के पास में है वर्ल्ड में। तो कोल्ड वॉर चलती रही 1990s तक, ओके? जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया, इसमें से कई सारे देश निकल के आए, 15 देश निकल के आए थे, इसमें सबसे बड़ा देश जो था, रशिया था। तो रशिया अभी जो है यूएसएसआर को लेकर, मतलब इसकी लेगेसी को लेकर के चल रहा है। तो ये कोल्ड वॉर चलती रही थी, तो आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए भी, है ना? और कौन सुपर पावर बनेगा वर्ल्ड की, अब 2 थे, 2 लोग आपस में लड़ ही रहे थे। इनकी जो है, इनकी क्या हुआ था इस टाइम पर, अलग-अलग जो सैटेलाइट, जैसे कि ना नेटो बना लिया था यूएसए ने,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कई सारे ग्रुप्स जो कई सारी कंट्रीज़ इसमें ऐड होती जा रही थी। मतलब एक भी देश पे अटैक कर लिया ना नेटो के, तो सारे देश पे माना जाएगा और सब लोग जो है उसके खिलाफ लड़ेंगे उस देश के खिलाफ में, ओके, जिसने नेटो के मेंबर के ऊपर अटैक किया। अभी क्या हो रहा था, यूक्रेन ना नेटो को जॉइन करना चाह रहा था, रशिया बोल रहा था कि तुम जॉइन नहीं कर सकते, ठीक है? नेटो जो है बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे बैठा है, तो रशिया को इनसिक्योरिटी हो रही थी ना कि भई पता चला अटैक वगैरह कर दिया और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना वेस्ट रशिया को, तो यूक्रेन पे जो है अटैक कर दिया रशिया ने कि तुम जॉइन तो नहीं कर पाओगे, तब से वॉर चली रही है इनकी, है ना? तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो अब ना इंडिया के ऊपर भी बोले थे कि इंडिया किसको जॉइन करेगा, यूएसएसआर को कि यूएस को? ओके, 1971 में जो है जब वॉर हुई थी ना, हाँ, पाकिस्तान की और इंडिया की, ओके, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर जो है पीस जो ट्रीटी भी साइन की थी अपन ने, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है यूएसएसआर के साथ में हमारे देश ने, क्योंकि उस टाइम पर जो है पाकिस्तान जो है यूएस का अलाय बन गया था, ठीक है? यूएस का सपोर्ट करने लगा था कोल्ड वॉर में, तो यूएस भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और यूएस जो है इतना खिलाफ आ गया था इंडिया के कि बस लड़ाई तैयार थी, है ना? मतलब कि ये जो वॉर में इंडिया पाकिस्तान वॉर में ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। उस टाइम पर यूएसएसआर ने इंडिया का बहुत साथ दिया था। तो ये भी बैकग्राउंड है। चलो यहाँ पर वापस आते हैं। तो इंडिया जो है डीपली इम्प्रेस्ड था सोवियत मॉडल से, मतलब यूएसएसआर का जो यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो नाम है पूरा, तो इसके मॉडल से इम्प्रेस्ड था। सोशलिस्ट सिस्टम लेकर के चलते थे यहाँ पर, जिस पे कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था मार्केट में, इकोनॉमी में, है ना? तो इसमें ना सिर्फ लीडर नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, बट जो सोशलिस्ट पार्टी थी जैसे कि लीडर्स थे, नेहरू थे और जो कांग्रेस थे वो भी इम्प्रेस थे इन सब चीज़ों से। मतलब हमारे देश में किस तरीके का डेवलपमेंट लेकर के चलना है, तो सोशलिस्ट मॉडल से सब लोग इम्प्रेस्ड थे कि सोशलिस्ट मॉडल लेकर के चलेंगे। बहुत कम ही लोग थे अमेरिकन स्टाइल को, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को, क्योंकि कैपिटलिस्ट अगर सिस्टम फॉलो करते ना, तो क्या होता कि जो कंपनीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो कंपनी तो प्रॉफिट पे फ़ोकस करती, कौन काम करता फिर इन सेक्टर्स पे, जहाँ पर जो है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करना, है ना? रोड वगैरह बनवाना, डैम बनाना, लोगों की मतलब डेवलपमेंट का काम करना, तो कौन करता है ये सब, है ना? तो गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट था। ओके, तो इसमें ना फिर लोगों का एग्रीमेंट देखने को मिला, डेवलप्ड कन जो जिन्होंने लोगों ने नेशनल मूवमेंट के जो टाइम पर भी कि नेशनलिस्ट लीडर जो क्लियर हो गए थे कि भई उनको इकोनॉमिक कंसर्न जो है गवर्नमेंट से, जो फ्री इंडिया हमारा देश है फ्री होगा ना, तो हम मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ज़्यादा इंडिया के बारे में सोचती नहीं थी। उनका कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचती थी, है ना? तो उनके जो जो उतना इकोनॉमी के बारे में सोचते नहीं थे, है ना? तो हमारे जो लीडर्स थे फ्री इंडिया के, तो वो प्रॉपर से लेकर के चलेंगे, ठीक है? और जो जो गरीबी है, ठीक है? पॉवर्टी वगैरह खत्म करना, ओके, सोशो इकोनॉमिक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज़ वगैरह का, ओके, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी, ओके? तो ये सारी चीज़ों को पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा। तो डिबेट सामने आ रही थी, लोग जो है बहस कर रहे थे, है ना? कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है मतलब ज़्यादा सही था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करो, इसको लेकर के चलो। दूसरे लोग कहते थे कि नहीं, आप एग्रीकल्चर को लेकर के चलो, है ना? और गरीबी हटाने का काम करो, ये प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, तो प्लानिंग किस तरीके से लेकर के चली? तो बहुत सारे डिफरेंस सामने को आ रहे थे, पर कंसेंसस बन गया था एक पॉइंट पे, ठीक है? लोगों की सहमति हो गई थी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ना ले छोड़ दिया जाए, या फिर जो है अ मतलब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर पे ना छोड़ा जाए, गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, डिज़ाइन प्रिपेयर करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ओके, प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पर देखो नेहरू जो है एड्रेस कर रहे हैं स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है? मतलब जो है 1951 में, ताकि जो है प्लानिंग लेकर के चली जा सके, किस तरीके से हमको अपने देश में लेकर के चलना है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक में ना थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया गया था प्लानिंग कमीशन का। एक्चुअली ना जो प्लानिंग कमीशन था अम, तो दूसरी बॉडीज़ की तरह नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप की थी। प्लानिंग कमीशन जो है गवर्नमेंट ने बनाया था। संविधान में प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, तो प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप किया गया था 1950s में मार्च में, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जो हमारा 26 जनवरी को लागू हो गया था, उसके बाद में जो है प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये एडवाइज़री रोल प्ले करता था, एडवाइस देता था, बातचीत होती थी यहाँ पर और रिकमेंड करते थे कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट लेकर के चलना है। ओके, प्लानिंग कमीशन जो है
मतलब जो भी रेज़ोल्यूशन ये सेटअप करते थे, जो भी ये गोल्स टारगेट बनाते थे, तो जो है ये बताते थे मतलब कि किस तरीके से काम लेकर के चलना है। और यहाँ पर देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन का, आपको बताया था ना शुरू में। तो न्यू इंस्टीट्यूशन बना दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में इफेक्टिव हो गया था 1 जनवरी में। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करते हैं हमें फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में दिए गए ना फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू 35, है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई हैं, जो कि 36 से लेकर के 51 तक। पार्ट 4 में दी गई है डीपीएस की, जो कि डायरेक्टिव्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, कि किस तरीके से उनको काम करना है, लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना है ना, और सिक्योर करना है जो है जस्टिस वगैरह, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जो फंडामेंटल राइट है ये हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए लेकर के जाती हैं, बाकी जो डीपीएसपी है ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ लेकर के जाती है। ओके, तो क्या है कि सिटीजन जो है, मेन एंड वुमेन है, इक्वली है, उन जो इक्वली है उनको राइट है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का। जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज का, जो भी मालिकाना चीजें हैं, कंट्रोल होना चाहिए, तो वो कम्युनिटी का होना चाहिए, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि सभी लोगों की भलाई हो। जो ऑपरेशन है, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी वजह से जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक आदमी के पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बाकी सारी पॉपुलेशन के पास में कुछ है ही नहीं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है जो ये बताते हैं इनइक्वालिटीज कितनी एग्जिस्ट करती है देश में। मतलब कि जो 10% पॉपुलेशन है वो 80% वेल्थ लेकर के बैठी है। ओके, जो सिर्फ बाकी की 90% पॉपुलेशन है उसके पास में सिर्फ 20% वेल्थ है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ओके, मतलब जो 10% अमीर लोग हैं वो 80% पूरा का पूरा पैसा लेकर के बैठे हैं, पूरी पूरी की पूरी वेल्थ लेकर के बैठे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, मतलब कि इसमें भी जो है कॉम्पिटिशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, है ना? गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। इनफैक्ट जो आइडिया था प्लानिंग कमीशन का, तो रीबिल्ड करना इकोनॉमी को, है ना? कि किस तरीके से हमें अपनी इकोनॉमी को फिर से पैरों पे खड़ा करना है ना? अंग्रेज़ों ने तो पूरा तोड़ दिया था, है ना? तो इसमें भी लोगों का पब्लिक सपोर्ट था 1940 से 1950s तक, है ना? वर्ल्ड में मतलब प्लानिंग प्लानिंग करके चीज़ों को लेकर के चलना, ये यूएसएसआर जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा चला करता था। ओके, तो इन चीज़ों को लेकर के चलना, तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी लोग मानते थे कि प्लानिंग करो तो इससे चीज़ें अच्छे से रहेंगी, है ना? तो एक्सपीरियंस रहा ग्रेट डिप्रेशन का यूरोप में, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, मतलब कि कैपिटलिज्म की वजह से जो यूरोप में डिप्रेशन वगैरह देखने को मिला था, है ना? और जो इंटर वॉर पीरियड जब भी जो वॉर की वजह से जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था ना जापान और जर्मनी में, जापान में तो बॉम्ब वगैरह गिराए गए थे। है ना? तो इन्होंने फिर से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया और लेकर के चले, है ना? और डेवलपमेंट किया देश में। ये जितना भी देखने को मिला था ना, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, जो सोवियत यूनियन में भी 1930s एंड 1940s में, तो इससे ना इम्प्रेस हो गए थे लोग कि हाँ, प्लानिंग वाली चीज़ें लेकर के चलनी चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन जो है सडन इन्वेंशन नहीं था। इनफैक्ट ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। कॉमनली ये माना जाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े-बड़े बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो ये लोग अपोज करते हैं प्लानिंग के आइडियाज को, क्योंकि ना ये लोग ओपन इकोनॉमी चाहते हैं विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करती है ना इस इकोनॉमी में, तो ये प्राइवेट बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना? तो फ्लो ऑफ कैपिटल वगैरह अच्छे से नहीं हो पाता है, लोग कामकाज मतलब कंपनीज अपना बिजनेस अच्छे से नहीं लेकर चल पाती। 1990s तक जब एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे पहले ना हर चीज़ में इतना, अगर किसी को बिज़नेस सेटअप करना है तो ज़माने भर के लाइसेंस लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो इसलिए प्राइवेट बिज़नेस ज़्यादा पनप नहीं पाते थे देश में। ओके, तो जब रिफॉर्म होने के बाद में धीरे-धीरे इकोनॉमी जो है ओपन होती गई, और फिर जो है प्राइवेट बिज़नेसेस बढ़ते गए, है ना? तो तो हमारे देश में एक और चीज़ देखने को मिली थी कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आए थे 1944 में, उन्होंने एक जॉइंट प्रपोज़ल, एक प्लान बनाया था प्लान्ड इकोनॉमी का कंट्री में, है ना? किस तरीके से लेकर के चलना है देश को। तो बॉम्बे प्लान लेकर के आए थे। बॉम्बे प्लान जो है, वो क्या कर रहा था, इनिशिएटिव लेगा इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड।
इसलिए ना फिर प्लानिंग कमीशन भी जो चॉइस रहा देश का आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना? तो आफ्टर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, हमारे देश को आज़ादी मिल गई, तो प्लानिंग कमीशन जो है बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते थे और ये ना इन्फ्लुएंशियल था अच्छा खासा और सेंट्रल मशीनरी थी, डिसाइड करते थे कैसे देश को लेकर के चलना है, प्लान बनाते थे, ठीक है? पहले किस पे फोकस करना है, जैसे एक प्लान बनाया गया जिस पे गरीबी पे ज़्यादा फोकस किया गया, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, खत्म करना है। एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के चलना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो ऐसे प्लान बनाए जाते थे। ओके, अभी भी बनाए जाते हैं कि देश में कैसे विकसित भारत बनाना है। अभी जो है क्या चल रहा है? 2047 तक जो है देश को विकसित भारत बनाना है। जो अमृत पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनके ऊपर जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। पर जो यंग जनरेशन है वो तो शॉर्ट्स में लगी हुई है ना? रील्स में लगी हुई है। तो कैसे होगा विकसित भारत? ओके, तो हो रहा है वैसे। तो अर्ली इनिशिएटिव जो है शुरू-शुरू में जो लिए गए थे। एंड इन द यूएसएसआर में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, है ना? तो वैसे ही प्लानिंग कमीशन इंडिया का बनाया गया। ओके, 5 साल के लिए प्लान बनाए जाते थे, 5 ईयर प्लान्स। तो आइडिया सिंपल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी जिसपे सारे जो है इनकम और एक्सपेंडिचर रहता था कि भाई इनकम कहाँ-कहाँ से आ रही, खर्चा कितना करना है नेक्स्ट 5 साल के लिए, है ना? जैसे आप अपना मंथली प्लान बना सकते हो, है ना? जो लोग बनाते हैं ना जैसे हॉस्टल में रहते हैं लोग, कितनी इनकम आ रही है, कहाँ-कहाँ खर्चा करना है, क्या-क्या कौन-सी बुक्स लेनी है ना? रेंट देना है, तो कई सारे जो है चीज़ें लिखी जाती है। वैसे ही देश का प्लान बना रहे थे लोग। तो अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंगली जो बजट होता था सेंट्रल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। नॉन प्लान बजट में जो कि स्पेंड करते थे, ठीक है? रूटीन जो ईयरली बेसिस पे स्पेंडिंग होती थी, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा तो इधर जाता ही है और प्लान बजट हुआ करता था जो कि स्पेंड होता था हर 5 साल में इतना पैसा जो है इस प्रायोरिटी जो फिक्स कर दी जाती थी। जैसे कि पॉवर्टी खत्म करना है तो उसके लिए इतना पैसा निकाला गया है और ये जो है इसके लिए काम करना है। तो प्लान और नॉन प्लान जो है फिक्स कर दिया जाता था बजट में। 5 साल के बाद ना जो 5 ईयर प्लान होता था, इसमें एडवांटेज होता था जो कि परमिट करती थी गवर्नमेंट की फ़ोकस करती थी लार्जर पिक्चर पे, बड़ी चीज़ पे फ़ोकस करते थे, है ना? कि एक बड़े सेक्टर पे फ़ोकस किया और बड़ा-सा इंटरवेंशन जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन लेते थे इकोनॉमी में, है ना? मतलब एक गोल बनाते थे कि हमें इस गोल को अचीव करना है। ओके, तो ये ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, है ना? देन एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट लाया गया और रिलीज़ किया गया 1951 में दिसंबर में। इससे ना बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट भी थी देश में कि हाँ, प्लानिंग कमीशन होगा, प्लान होगा हमारे देश में और डेवलपमेंट होगा। लोग जो थे एकेडमिक्स जो हो गए हैं ना, जर्नलिस्ट हो गए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयी, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियन, हर सेक्टर के जो लोग थे, वो डिस्कस करते थे इसके बारे में, डिबेट होती थी डॉक्यूमेंट के बारे में, है ना? ये डॉक्यूमेंट निकाला, इस पे लोग अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गया, है ना? तो अब लोग जो है इस पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ, ये चीज़ अच्छी की है गवर्नमेंट ने, ये खराब की है। तो एक्साइटमेंट जो था ना प्लानिंग कमीशन का पीक पे पहुँचा था जब लॉन्च किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में लाया गया। ओके, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहा थर्ड 5 ईयर प्लान तक जो कि 1961 में लाया गया था। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था 1966 में स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ना उस टाइम पर वॉर भी हो गई थी ना, 1962 की वॉर, 1965 की वॉर, चाइना ने भी अटैक कर दिया था, है ना? फिर पाकिस्तान की बदतमीजी झेली थी, है ना? तो कई सारी चीज़ें थी इसलिए डिले हो गया था जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था। तो प्लानिंग कमीशन की ना जो नोबिलिटी थी मतलब डिक्लाइन होता गया इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि अब जो है उतना रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, हमारे देश में गरीबी भी बहुत बढ़ रही थी और लोगों के पास में खाना वगैरह भी नहीं था। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्लान हॉलिडे लेंगे। मतलब 2 साल का 3 साल का प्लान हॉलिडे लिया गया था, ओके। तो कई सारे क्रिटिसिज़्म किए गए, लोगों ने निंदा भी की कि जो प्रोसेस है एंड प्रायोरिटी जो थी इन प्लान की उससे रिलेटेड एंड जो फाउंडेशन के जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पर लोग जो है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी लेकर के चलना चाह रहे थे, है ना? और डेमोक्रेसी है तो डिबेट एंड डिस्कशन तो होगा, ओके। अभी देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया हुआ है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से 1956 तक का था। तो जो कंट्री की इकोनॉमी में ना जो इसको हमारे देश को जो है जो साइकिल है ना पॉवर्टी का उससे निकालना है। तो के.एन. राज जो थे यंग इकोनॉमिस्ट इन्होंने जो है ड्राफ्ट किया था ये प्लान, ठीक है? और इन्होंने बोला कि इंडिया को जो है अ मतलब जो इंडिया को अपनी चाल जो है धीमी रखनी चाहिए, धीरे-धीरे चलना चाहिए क्योंकि जल्दी-जल्दी की वजह से ना फास्ट रेट रेट जो होता है डेवलपमेंट का उसकी वजह से कि क्या हो गया?
जो जल्दी-जल्दी डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी को खतरा में पहुँच जाती है डेमोक्रेसी, है ना? तो इसलिए स्लोली-स्लोली लेकर के चलो चीज़ों को, है ना? बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो एग्रीगेरियन सेक्टर पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, है ना? जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डैम्स में भी एंड इरिगेशन में। जब डैम बनाए जाएँगे तो फार्मर्स के पास में इरिगेशन के लिए पानी पहुँचेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हिट था पार्टीशन से भी। ओके, पार्टीशन की वजह से भी जो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो अफेक्ट हुए थे, ठीक है, जब देश का बँटवारा हुआ था तो एग्रीकल्चर उससे भी अफ़ेक्ट हुआ था, है ना? तो अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा जो है पैसे एलोकेट किए गए थे, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बनाने के लिए। प्लान ने आइडेंटिफ़ाई किया, प्लान में ना फ़ोकस किया गया था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फ़ोकस करना है ना? क्योंकि ना उस टाइम पर ज़मींदारी सिस्टम बहुत चला करता था। तो इससे ना जब इकोनॉमी पॉलिटी को भी अफ़ेक्ट करती है, ओके? अब देखो इकोनॉमी को आपको लेकर के चलना है तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। है ना? अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का इश्यू आ गया था। प्रॉपर्टी के चक्कर में कितने सारे अमेंडमेंट किए गए संविधान में। फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी पहले। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के एफ में और आर्टिकल जो 31 में फंडामेंटल राइट था, मतलब मौलिक अधिकार था, आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई छीन ही नहीं सकती, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट को अगर कोई डैम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो गवर्नमेंट को पहले आपसे परमिशन चाहिए, भाई दे दो प्रॉपर्टी। आपने मना कर दिया तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। है ना? फिर बाद में जो है 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में और इसको हटा दिया गया प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया जो कि हर एक पर्सन को अवेलेबल है। तो आपकी प्रॉपर्टी की जो अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ली है आपसे, तो आपको कंपनसेशन दे देगी और प्रॉपर्टी तो ज़रूरी होती है ना? मतलब ज़मीन चाहिए, कहीं पे कोई डैम लगाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है, कोई बाहर से कंपनी आई है, वो फैक्ट्री लगाना चाहती है देश में, तो ज़रूरी होती है ज़मीन। अब चाइना में देखो इतनी सारी जो कंपनीज़ अपना प्लांट कैसे लगा लिया उन्होंने, है ना? चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है? क्योंकि चाइना में ना गवर्नमेंट कंट्रोल में है सब कुछ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सब कुछ। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे ना, अगर किसी फैक्ट्री वाला आया, उसने बोला कि जो कंपनी वाला आया, हमें यहाँ पर प्लांट लगाना है अपना मैन्युफैक्चरिंग का, ये वाली ज़मीन चाहिए। चाइना ना फटाक से वहाँ के लोगों को हटा के ज़मीन खाली करवा देगा, ठीक है? चीप लेबर प्रोवाइड कर देगा। स्किल्ड लेबर, उनके पास में स्किल भी होती है लेबर के पास में, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी हो। लैंड रिफॉर्म लाए गए ताकि जो है प्रॉपर जो है चीज़ों पे फ़ोकस किया जाए, कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के चला जाए, है ना? तो पॉलिटी और इकोनॉमी कनेक्टेड थी। तो बेसिक एम देखने को मिला प्लानर्स का कि भई जो नेशनल इनकम है ना उसको बढ़ाया जाए, है ना? तो उसको बढ़ाने के लिए जो है लोग जो है सेविंग करें ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उससे चीज़ें बढ़ेंगी, है ना? तो पहले ही ना लोगों का खर्चा कर जो खर्च करते थे ना लोग वो बहुत कम था, ओके? और इसको और कम नहीं कर सकते थे, है ना? वरना लोग स्पेंड ही नहीं करेंगे कुछ भी इकोनॉमी में। ओके, पर ये लोग फ़ोकस कर रहे थे कि सेविंग को भी बढ़ाया जाए। तो ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि ना कैपिटल जो स्टॉक था अगर देश में बात करें तो बहुत ही कम था कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ जितने भी लोग कामकाजी लोग थे उसके कंपेयर में जो है पैसे वग़ैरह कम थे, है ना? तो पीपल जो थे सेविंग बाद में बढ़ी थी फर्स्ट फेज़ में प्लान्ड प्रोसेस में, एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान तक सेविंग बढ़ी थी, है ना? तो जो राइज़ था ना, उतना इतना अच्छा नहीं देखने को मिला था, पर जो है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट प्लान उस टाइम पर ठीक था। लेटर 1960s से 1970s तक जो देखें तो प्रोपोर्शन जो था सेविंग का कम हो गया था, है ना? फिर उसके बाद में रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। अब सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें हेवी इंडस्ट्रीज़ है। फर्स्ट जो था एग्रीकल्चर पे फोकस किया, जो केएन का जो अम, केएन राज जो थे उन्होंने फोकस किया था, जो उन्होंने प्लान प्रिपेयर किया था। सेकंड जो था पीसी महालनोबिस जो थे, महालनोबिस जो इकोनॉमिस्ट थे, जो स्टैटिस्टिक की चीज़ों पे ये जो थे, अच्छा खासा इनका कमांड था। तो इन्होंने प्लान किया था। एक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था तो उसमें पेशेंस था, ठीक है? पर सेकंड की बात करें तो इसमें जो है क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करने की बात की गई थी इसमें। तो इसके प्लान के जो पूरा होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी जो थी अपने सेशन में ना अवादी में हुआ था इनका कांग्रेस सेशन, ठीक है? मद्रास की सिटी जो थी वहाँ पर, तो उन्होंने पास किया था कि इम्पोर्टेंट रेज़ोल्यूशन, ठीक है? इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रेज़ोल्यूशन पास किया जिसमें डिक्लेयर किया कि सोशलिस्ट पैटर्न लेकर के चलेंगे सोसाइटी का, ओके, अपने गोल के तौर पे। तो इन्होंने रिफ्लेक्ट हुआ सेकंड प्लान में, ठीक है?
जिसमें जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है इम्पोज़ करेगी, बहुत जो अच्छे खासे टैरिफ इम्पोज़ करेगी, जो भी सामान बाहर से आएगा। जो भी सामान हमारे बाहर से आता है ना देश में, दूसरे देश से आता है तो उसमें भी टैक्स लगाए जाते हैं, जो हमारे देश से जाता है उसमें भी टैक्स लगाए जाते हैं, है ना? तो जो भी बाहर से सामान आएगा ना उसपे हेवी टैक्स लगाए जाएँगे, ठीक है? ताकि प्रोटेक्ट कर सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। जब बाहर का सामान पे टैक्स लगा देंगे तो वो सामान हमारे देश में आकर के महँगा हो जाएगा। तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे और जो डोमेस्टिक जो हमारे देश में बनाया जाता है प्रोडक्ट उसको खरीदेंगे। तो ये देखा जाता है ना? तो इससे प्रोटेक्ट कर पाएँगे एनवायरनमेंट को, ठीक है? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को भी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो कर पाएँगी। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो हो रहा था इस टाइम पर, और जो इंडस्ट्रीज़ सेटअप की गई इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज़ एंड कम्युनिकेशन अच्छा खासा डेवलप हो गया था पब्लिक सेक्टर इसमें। ओके? तो पुश देखने को मिला इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का। तो टर्निंग पॉइंट था ये इंडिया के डेवलपमेंट में। यहाँ पर देखो पीसीबी महालनोबिस ये साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, इंटरनेशनल इनको अच्छा खासा रेपुटेशन भी थी। फाउंडर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 1931 में। आर्किटेक्ट थे सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारे देश में बनाया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था, और एक्टिव रोल था इनका प्राइवेट सेक्टर में। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में भी प्रॉब्लम थी। इंडिया जो था टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ग्रो नहीं थी, ठीक है? तो हमारा देश अभी नया-नया तो आज़ाद हुआ था, बैकवर्ड भी था, है ना, टेक्नोलॉजिकली अगर बात करें। तो इसमें ना स्पेंड करना ज़रूरी था प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हम टेक्नोलॉजी मतलब कि हमें पैसे की ज़रूरत थी ताकि जो है हम टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद सकें ग्लोबल मार्केट। तो इंडस्ट्री में ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता। अगर कोई पर्सन है वो प्रॉफिट चाहेगा तो वो इंडस्ट्रीज में पैसे लगाएगा ना, एग्रीकल्चर में क्यों लगाएगा, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी थी कि फूड शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो इंडिया के प्लानर जो थे वो बैलेंस करना चाहते थे इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में, पर ये बहुत ही डिफिकल्ट था। थर्ड प्लान जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिला सेकंड प्लान से। मतलब सॉरी, डिफरेंट नहीं था ज़्यादा सेकंड प्लान से। क्रिटिक जो थे, जो क्रिटिसिज़्म करते हैं ना अगेंस्ट में, उसकी बताते हैं कि ये कमियाँ थी, ये खामियाँ थी। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि प्लान की जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ना ये जो क्रिटिसिज़्म क्या आ रहा था कि ये जो ज़्यादा अर्बन बायस है, मतलब शहरों की तरफ ज़्यादा तरफदारी की जा रही है और इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है? और ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? इंडस्ट्रीज़ को दी जा रही है। तो ये लोग चाहते थे कि भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे भी आप फोकस करो, ना कि सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज पे। ओके? तो हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में वो किस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट लेकर के चले, है ना? तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।